सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज का जो टॉपिक हमें बायोलॉजी में लेना है वो आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए हम बात करेंगे निषेचन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन। लास्ट हमने पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन 3 तरीके की स्थितियां थी, निषेचन है, पूर्व निषेचन है और पश्च निषेचन है। तो जो निषेचन से पहले की स्थितियां होती हैं यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, उनको हम कंप्लीट कर चुके। और जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निषेचन की, यानी कि फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है इसके अंतर्गत पहली चीज, कई बार वन लाइनर क्वेश्चन रहता ही है कि निषेचन किसे कहते हैं या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखिए निषेचन क्या होता है, ये वो वाली प्रोसेस होती है, हम जानते हैं 2 तरीके के गैमीट होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो 2 तरीके के गैमीट होते हैं। इन दोनों तरीके के गैमीट की आपस में जो जुड़ने की प्रोसेस होती है, तो इनके आपस में जुड़ने की क्रिया ही क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट के यानी कि नर और मादा युग्मक के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं निषेचन या हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब देखिए अगर ये टर्म आया, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, ये तो हम जानते हैं कि हम एंजियोस्पर्म्स को पढ़ रहे हैं, यानी हम पुष्पी पादपों को पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी पादपों में ही सबसे पहले इसको देखा गया। फिर दूसरी चीज कि जितने पुष्पी पादप थे यानी कि आवृत बीजी पौधे थे या एंजियोस्पर्म थे, उनमें निषेचन की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने। और ये खोज बहुत पहले कर दी गई थी, 1884 की बात है जब इसको खोजा गया था कि इस तरीके से एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं और उस फ्यूजन को ही क्या कहा गया था, फर्टिलाइजेशन कहा गया था। अब दूसरी चीज, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, देखिए अलग अलग तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। चूंकि हम एंजियोस्पर्म को ही पढ़ रहे हैं यानी कि आवृत बीजियों को पढ़ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर अराइज होता है कि जो आवृत बीजी होते हैं उन आवृत बीजियों में किस तरीके का फर्टिलाइजेशन होता है। तो उनमें होता है नाल युग्मी फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा, नाल युग्मी। देखिए नाल युग्मी या नाल युग्मकी जो आप कहना चाहें, इंग्लिश में इसको बोला जाता है साइफोनोगैमी। अब देखिए नाल युग्मी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 1 लाइन में बताती हूँ, क्योंकि अभी आगे डिटेल करेंगे, क्योंकि आज का पूरा टॉपिक फर्टिलाइजेशन बेस्ड है ही। तो देखिए साइफोनोगैमी के अंतर्गत ये होता है कि जो मेल गैमीट होता है वो मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाने के लिए पॉलन ट्यूब के द्वारा पहुंचता है, मीन्स ट्यूब के द्वारा पहुंचता है, मीन्स नाल बनती है और तब वो जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जो जिसके अंतर्गत ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है, तो इस तरीके की जो प्रोसीजर होती है या इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है साइफोनोगैमी। क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरी चीज बात करें कि जब हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ते हैं तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इजी हो जाएगा उसको समझना। सबसे पहले होगा पराग कणों की आवश्यकता होगी, जानते ही हैं हम। तो सबसे पहले होगा पराग कणों का अंकुरण, यानी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है। इसी के साथ क्या होगा, जब ये अंकुरण हो जाएगा इसी के साथ होता है पॉलन ट्यूब का बनना, यानी पराग नलिका का निर्माण, कि पॉलन ट्यूब किस तरीके से बनेगी। तो पहला तो स्टेप हम इसके अंतर्गत समझेंगे। दूसरी बात जो होगी, यानी कि दूसरा स्टेप जब हम इसमें फर्टिलाइजेशन को समझेंगे, उसमें होगा कि जो ये पराग नली है यानी कि पॉलन ट्यूब है, उसका क्या रास्ता है, यानी उसका क्या मार्ग है। ठीक है। तीसरा बिंदु जो इसके अंतर्गत लेंगे, जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब भ्रूण कोश में यानी कि एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से एंटर करेगी, किस तरीके से प्रवेश करेगी।
तो निषेचन को समझने के लिए इन 3 बिंदुओं को समझना जरूरी है, और स्टेप बाय स्टेप जब इन 3 बिंदुओं को डिस्कस करते हैं तो ही निषेचन की प्रोसेस जो है वो पूरी हो जाती है। दूसरी चीज जो आज इसमें हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसमें डबल फर्टिलाइजेशन को, यानी कि द्विनिषेचन को। द्विनिषेचन को क्या कहते हैं? इसको डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के लिए हमने कहा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, यानी कि अगर उसको फर्टिलाइजेशन को डिवाइड करें तो पहला बिंदु आता है हमारा कि परागकणों का अंकुरण कैसे होता है और कैसे पराग नलिका का निर्माण होता है। तो एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाया, हालांकि यार मैंने उसे छोटे साइज में बनाने की कोशिश की, मुझे लगा फ्रेम में पूरा आ जाए तो बेहतर है, तो मैं इसको फ्रेम को थोड़ा सेट कर लूं। हाँ, अब शायद फ्रेम पे पूरा आ रहा है ये। हाँ, तो देखिए क्या है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, जैसे हमने कहा कि 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो ये वर्तिकाग्र है यानी कि स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पर ये जो हमने पर्पल कलर के दिखाए हैं, आपको ब्लू जो भी कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? परागकण है। लिखा भी है पॉलन ग्रेन है ये। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाते हैं। ठीक, अब जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं, यानी कि जैसे ही स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, यहां पर क्या होते हैं? कुछ शुगर्स होती हैं और कुछ अदर लिक्विड मैटर्स होते हैं जिनको ये परागकण सोख लेते हैं, यानी कि उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं तो उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ये क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। हमने प्रस्फुटन को पढ़ा है, यानी कि उसके फटने की प्रक्रिया को, परागकोश के फटने की प्रक्रिया को जब हमने पढ़ा था तो वहां भी हमने ये कहा था कि वहां पर क्या होता है, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो बाहर की सतह पर बहुत ज्यादा तनाव होता है, फिर वो रैप्चर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर जितना यहाँ शुगर है और बाकी जो लिक्विड मटेरियल है उसको परागकणों ने, यानी कि पॉलन ग्रेन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब वो क्या होने लगे? फूलने लगे हैं। जब ये फूल जाते हैं तो आपको परागकण का चित्र याद होगा। हमने कहा था कि जो परागकण होता है उसमें अलग अलग जो परागकण होता है उसमें क्या होते हैं? जनन छिद्र होते हैं। ऐसे चित्र याद आपको आ रहा होगा। ठीक है, इसे हमने क्या बोला था कि ये कौन से छिद्र होते हैं? जनन छिद्र होते हैं। अब इन्हीं की वजह से क्या होता है, जब ये परागकण यहाँ पर आते हैं तो जो इंटाइन और एक्साइन होती है, ये इंटाइन और एक्साइन में जो ये वाला जनन छिद्र है, इनमें से किसी एक छिद्र से, हालांकि 3 पढ़े थे हमने, अलग अलग होते हैं, हमने तीन वाला डायग्राम पढ़ा था, तो इन तीनों में से किसी एक छेद से, जो भी ये यहाँ पर पोर है, वेजिटेटिव पोर है, इस किसी एक पोर से ये पॉलन ट्यूब निकलनी शुरू होती है। जैसे कुछ इनिशियल स्टेजेस दिखाई, जैसे ये देखिए, ये फिर ये ट्यूब बननी शुरू हुई, कुछ ट्यूब फिर से लंबी हुई। तो ये जो ट्यूब बन रही है ये कहाँ से बन रही है? वेजिटेटिव पोर से बन रही है, यानी कि जनन छिद्र से बन रही है। अब ये क्या होती है? बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और इसके साथ ही एक परागकण से, हालांकि ऐसा होता है कि एक ही पॉलन ट्यूब बनती है, लेकिन कुछ मालवेसी या कुकुरबिटेसी के मेंबर्स की बात करें तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि पॉलीसाइफोनस स्ट्रक्चर मिलता है या पॉलीसाइफोनिक बिहेवियर मिलता है कि एक से ज्यादा पोर से वहां पर पॉलन ट्यूब बन जाती हैं। तो वो मालवेसी और कुकुरबिटेसी में होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि एक पोर से एक ही पॉलन ट्यूब निकलती है। अब क्या होगा कि जो ये ट्यूब निकली है, यानी यहाँ पर जब ये जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका डिवाइड हो जाती है और कितने गैमीट बनाती है? 2 मेल गैमीट बनाती है। और वो दोनों के दोनों मेल गैमीट कहाँ होते हैं? कहाँ आ जाते हैं? यहां से आकर कहाँ आ जाएंगे? इस ट्यूब में आएंगे, जो ये पॉलन ट्यूब है। आ गई बात समझ? अब देखिए, बात करें सेकंड पॉइंट की, यानी कि पराग नलिका का जो मार्ग था, जो वे था पॉलन ट्यूब का, उसकी। तो ये तो समझ में आ गया। परागकण आए, अवशोषण किया, फूले, जनन छिद्र से पॉलन ट्यूब बनी, ट्यूब बन के थोड़ा सा फिर धीरे धीरे करके उसमें विकास होता चला गया और 2 नरयुग्मक कहाँ आ गए? ट्यूब में आ गए। क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये पॉलन ट्यूब है,
पोलन ट्यूब यहाँ स्टाइल से होती हुई कहाँ पहुंचेगी, बीजांड की तरफ पहुंचेगी। जैसे चित्र में दिख ही रहा है, स्टाइल से होते हुए ये कहाँ जाएगी, बीजांड की तरफ जाएगी, यानी कि ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र था, ये वर्तिका है, तो ये वर्तिका से होती हुई कहाँ जाएगी, बीजांड की तरफ जाएगी। अब जो ये यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक के लिए जो ये रास्ता तय कर रही है पोलन ट्यूब, ये जो रास्ता बनाने के लिए कुछ तो ऐसी चीज चाहिए होगी जो कि इसे यहां पर रास्ता बनाना इजी हो जाए। तो विशेष प्रकार के एंजाइम यहां पर सीक्रेट होते हैं और वो एंजाइम होते हैं पैक्टिनेज। तो पैक्टिनेज एंजाइम इस पोलन ट्यूब को नीचे जाने के लिए मदद करता है। अब जो पोलन ट्यूब है उसकी गति कैसी होती है, उसकी गति ऐसी होती है जो रसायन अनुवर्ती कारकों की वजह से कहाँ की ओर जाएगी, ये जाती है यहाँ पर ये अंडाशय की तरफ। समझ में आ गया। अब जब ये अंडाशय की तरफ प्रवेश करती है तो अंडाशय की तरफ प्रवेश करने में, अंडाशय की तरफ जब ये प्रवेश करती है तो कई तरीके से इसका क्या होता है, इसमें प्रवेश होता है। ये जो पोलन ट्यूब का यहां से यहां तक पहुंचना, जैसा यहां हमने दिखाया है, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता। हम जानते हैं ये ऊपर वाली कोशिका एंटीपोडल सेल है, ये ध्रुवी कोशिकाएं हैं, ये अंड कोशिका है, इसकी दो ये सहायक कोशिकाएं हैं, और यहां से होते होते ये पोलन ट्यूब फाइनली क्या जाती है, जो बीजांड द्वार वाला क्षेत्र होता है वहां से होते हुए ये अंड तक पहुंच जाती है, एग तक पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं होता कि यहां से पोलन ट्यूब बढ़ी और यहां पहुंच गई। इसके पहुंचने के 3 तरीके होते हैं जिसको भी हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। देखो, हम जो देख रहे हैं उसमें क्या कहा गया है जनरली कि पोलन ट्यूब से क्या होता है, कब प्रवेश होता है, 3 तरीके से प्रवेश होगा। पहला तो वो प्रवेश होता है जब पोलन ट्यूब अंड के भाग से प्रवेश करती, यानी कि जो पोलन ट्यूब है जब बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, ठीक है। तो पहली स्थिति ये होती है, ये ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश की है कि पोलन ट्यूब है, ठीक। इसको बोला जाता है पोरोगैमी। क्या बोला जाता है, पोरोगैमी। लेकिन पोलन ट्यूब का अंड तक पहुंचना दूसरा होता है, जो ये चैलाजा वाला रीजन होता है। चैलाजा वाले क्षेत्र से पोलन ट्यूब एंटर करती है और पोलन ट्यूब एंट्रेंस जो होता है चैलाजा से जब होता है तो इसे बोलते हैं चैलेजोगैमी। लेकिन ये घूम के कहाँ आ जाती है, फिर ये इसी वाले भाग में आ जाती है, यानी कि नीचे वाले क्षेत्र से ही ये क्या करेगी, अंड के साथ प्रवेश करेगी, अंड के साथ जुड़ेगी। अब अगली बात, तीसरा है मध्य भाग से प्रवेश होगा, जब ना तो यहां से प्रवेश होगा ना चैलाजा वाले क्षेत्र से प्रवेश होगा, ये कहीं बीच से प्रवेश होगा, परागनली का। जब परागनली कहीं बीच से प्रवेश करती है तो उसको बोला जाता है मीजोगैमी, ठीक है। तो 3 स्थितियां होती हैं पराग नलिका के अंड तक पहुंचने की। तो जैसे ही पराग नलिका यहाँ अंडाशय के पास पहुंचती है, अगर आप तीनों डायग्राम में कुछ कॉमन देख रहे होंगे तो ये पराग नलिका ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ये इसका जो आगे वाला भाग होता है वो बीजांड की ओर, ओव्यूल की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। इसी बीजांड के ओर मुड़ने की प्रक्रिया को बोला जाता है कीमेटोट्रोपिज्म, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जैसे कीमेटोट्रोपिक जो फैक्टर्स हमने पढ़े, जिसकी वजह से ही क्या होता है, पराग नली अंडाशय की ओर, ओवरी की ओर बढ़ती चली जाती है। समझ में आ गया। अब क्या होता है, जब ये पराग नली है ये कहाँ एंटर करेगी, यहाँ तो आ गई, यहाँ एंटर करने के बाद वो कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सैक में जाएगी। तो बीजांड में प्रवेश करने के बाद जो भ्रूण कोश है उसमें बीजांड का जो द्वार होता है, जो ये यहाँ पर पोर हमने पढ़ा था, इस वाले छोर से प्रवेश करेगी और ये फिलीफॉर्म एपरेटस हमने पढ़े थे हिंदी में जो भी था, तो फिलीफॉर्म एपरेटस थे, इन शीर्ष से ही ये क्या करेगी, यहाँ पर प्रवेश करेगी और बिल्कुल बीच वाले भाग में ये पहुंच जाएगी। और जब ये बीच वाले भाग में पहुंचती है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, फट जाती है। और जब ये फटती है तो उस समय जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो खुद फट जाएगा और उसके साथ ही जितनी ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिकाएं हैं, ये सहायक कोशिकाएं भी उसके साथ ही साथ फट जाएंगी। तो इस तरीके से जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें मेल गैमीट का
जो मेल गैमीट जो होता है वो कहाँ जाता है, एम्ब्रियो सैक में जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस को बोला जाता है साइफोनोगैमी। क्लियर हो गया? ठीक। तो प्रवेश चाहे वो यहां से कर रही हो, यहां से कर रही हो, यहां से कर रही हो, लेकिन अंड के भीतर जाने का मार्ग उसका यही होगा, सब में कॉमन देखिए। और कुछ इसके जो हमने पढ़ा कि केमेटोट्रोपिज्म एक घटना है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कहाँ हो जाता है, अंदर की ओर मुड़ जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि द्विनिषेचन क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपसे फर्टिलाइजेशन कभी पूछा जाएगा तो आपसे द्विनिषेचन के बारे में जरूर पूछा जाएगा कि तो अगर ये फर्टिलाइजेशन है तो बताइए डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, या दोहरा निषेचन क्या होता है, या त्रिसंलयन करके भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए फर्टिलाइजेशन जैसे शुरू में ही कहा कि मेल और फीमेल गैमेट का आपस में जुड़ जाना, फ्यूज हो जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब जो गैमीट है यानी कि जो युग्मक है, युग्मक जब फ्री हो जाते हैं तो एक नर युग्मक अंड से संयोजित हो जाएगा, यानी कि एक मेल गैमीट कितने थे, 2 थे, ध्यान रखिएगा 2 मेल गैमीट थे। ठीक है, तो एक अगर नहीं चलिए अभी आगे आएगा, तो एक जो मेल गैमीट है वो मेल गैमीट कहां से फ्यूज हो जाएगा, वो फ्यूज हो जाएगा अंड से यानी कि एग से, जो अभी पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी। जब ये एग से फ्यूज हो जाएगा तो ये द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। ठीक है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा और जो क्या करेगा, भ्रूण बनाएगा यानी एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, अब ये वाली प्रोसेस ये क्या होती है, आपकी प्रथम निषेचन यानी कि फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, प्रथम निषेचन। और इसको क्या कहा जाता है, संलयन या सिनगैमी। ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है इसको ऐसा भी मेंशन किया है कि ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो एक टर्म इसके लिए यूज होती है ट्रू फर्टिलाइजेशन, या इसको कहेंगे सिनगैमी या प्रथम निषेचन। कब, जब एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होगा यानी कि द्विगुणित होगा, और फिर उससे किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा या भ्रूण का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस हो गई यहां से यहां तक। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन या प्रथम निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन जो भी कहें। अब बात करते हैं दूसरे मेल गैमीट की। 2 मेल गैमीट थे पोलन ट्यूब में, पढ़े हमने अभी। ठीक है, जो दूसरा मेल गैमीट है वो क्या करेगा कि वो नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा और वहां पर त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहां पर बनाएगा, लेकिन वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहां पर ये बनाएगा। ओके, कब, जब ये इससे 2n यानी कि डिप्लॉइड से संलयित हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अब यही वाली प्रोसेस क्या कही जाती है, यही वाली प्रोसेस को कहते हैं यहां पर जब ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, तो इसको 3 है ये, तो इसको नाम दिया जाता है यहां पर ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन। और यही आपका क्या होता है, दूसरा निषेचन यानी कि द्वितीय निषेचन। तो 2 निषेचन यानी कि प्रथम निषेचन और द्वितीय निषेचन, इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूं। हमने एक प्रोसेस यहां पर पढ़ी है, हमने कहा कि क्या होता है इसमें, एक संलयन की प्रोसेस होती है। संलयन की जो बारे में बताया था वो बताया था शुरू में ही देखा हमने कि संलयन के बारे में बताया था किसने, स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के बारे में जब हमें बताया था तो वो कौन थे, नोविस्चिन थे, जिन्होंने द्विनिषेचन को बताया था, स्पष्ट किया था, उन्होंने इसके बारे में डिटेल दी थी। और इन दोनों के जो प्रयोग थे, जैसे स्ट्रॉसबर्गर का जो प्रयोग था वो लिलियम पर था, ऐसे ही नोविस्चिन का लिलियम वो फ्रिटिलेरिया पर उसका प्रयोग था।
आ गई बात समझ। तो अलग अलग पौधों में जो पॉलिनेशन है और जो फर्टिलाइजेशन है, देखिए पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन यानी कि परागण और निषेचन, इनमें अलग अलग स्पीशीज में जो टाइम लगता है वो 2 से 25 घंटे के बीच लगता है, यानी कि अंतराल जो होता है इतना होता है। क्योंकि मेनली पहले क्या होता है, जो जनरली बात करें, जो अमूमन होता है, जब ये ट्रिपलेट फ्यूजन होता है यानी कि त्रिसंलयन जब होता है, तो उस समय एग सेल और मेल गैमीट के फ्यूजन से पहले होगा। देखिए इस चीज को जैसे हमने कहा, इसको भी डायग्राम, डबल फर्टिलाइजेशन को डायग्राम से अगर देखें, हमने कहा ये क्या आ रही है, पोलन ट्यूब आ रही है। पोलन ट्यूब में क्या थे, 2 मेल गैमीट थे। ये है हमारी अंड कोशिका, ये हमारी केंद्रीय कोशिका यानी कि जो सेंट्रल न्यूक्लियस सेल है वो हो गई, और ये हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, एंटीपोडल सेल्स जिनको हम कह रहे हैं। डायग्राम तो अब ऑलमोस्ट ध्यान में हो गई। हमने कहा 2 मेल गैमीट है, एक मेल गैमीट, देखिए एक मैं इसको ऐसे दिखाती हूं, एक मेल गैमीट ये है और एक मेल गैमीट ये है, यही तो है, 2 मेल गैमीट है। अब जो एक मेल गैमीट है वो तो क्या हो रहा है, अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो रहा है, ठीक है। एक मेल गैमीट कहाँ हो गया, अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो गया। अब उसके बाद दूसरा मेल गैमीट कहाँ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है। ये डिप्लॉइड था, एक ये आ गया तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। एक फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है और एक फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है, तो यही डबल फर्टिलाइजेशन है। ओके, फिर से रिपीट कर दे रही हूं, 2 मेल गैमीट है, दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो कहाँ जा रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जा रहा है और उसके बाद ट्रिप्लॉइड यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है, दोनों मेल गैमीट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। अब देखिए एक लाइन में और अगर आप अलग तरीके से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, देखिए एक बीज बनने की प्रक्रिया होती है, यानी कि सीड फॉर्मेशन होता है कि सीड कैसे बनेगा। तो उस सीड फॉर्मेशन के लिए एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं, इनके एंजियोस्पर्मिंग प्लांट जो होते हैं, उनमें ओव्यूल के अंदर 2 फीमेल गैमीट यानी कि 2 मादा युग्मकों का निषेचन होता है, ठीक। अब उसी को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आप डायग्रामेटिकली इसको ऐसे समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पोलन ट्यूब है, बढ़ते बढ़ते यहाँ अंड कोशिका तक आई, वो अंड कोशिका तक आना लगभग इस तरीके से, जब ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। जब इसके अंदर प्रवेश कर गई तो उसके बाद दोनों जो मेल गैमीट थे वो फ्री हो गए। जब दोनों मेल गैमीट यहाँ पर फ्री हो जाते हैं तो फ्री होने के बाद एक मेल गैमीट यहाँ अंड कोशिका से जुड़ जाता है और दूसरा ये यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये आपस में फिर क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी कि 2 बार निषेचन होता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है दोहरा निषेचन। तो इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा, जब भी निषेचन पूछा जाएगा तो इस बात को जरूर कहा जाएगा कि दोहरा निषेचन क्या होता है। अब अगली बात करते हैं हम। अगली बात हमारी है कि 33, अगली बात हमारी है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब द्विनिषेचन की बात कर रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या महत्व है, देखिए बहुत, अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। पहला क्या होता है, इसमें जो मेल गैमीट होते हैं, मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक जो होते हैं, नर युग्मक के लक्षण कहाँ आ जाते हैं, वो लक्षण आ जाते हैं भ्रूणपोष में, ठीक है। मेल गैमीट के लक्षण भी लिख दे रही हूं, मेल गैमीट के लक्षण कहाँ आ जाते हैं, भ्रूणपोष में, ठीक है। अब जब ये वाले लक्षण यहां आ जाते हैं तो इससे क्या होता है, ये यूजफुल इसलिए होता है ताकि फूड का स्टोरेज हो सके, यानी कि भोजन का संग्रह यहां पर हो सके, ठीक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु अगर इससे संबंधित लें, जब भ्रूणपोष बन रहा है, जब भ्रूणपोष बन जा रहा है तो भ्रूणपोष के निर्माण को सर्टेन करना, ये काम होता है द्विनिषेचन का, ठीक है। भ्रूणपोष को या उसके निर्माण को सुनिश्चित करना, ठीक। अब इसका जो निर्माण या फॉर्मेशन होगी वो एम्ब्रियो निर्माण जब होता है उसके शुरू होने के बाद शुरू हो जाएगी,
नेक्स्ट जो बात करें अगर इससे रिलेटेड, अगर ये निर्माण हो रहा है तो दोनों को अगर जोड़ दूं मैं कि जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्टिंग होने से पहले ही ये वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और रही बात जो ट्रिपल फ्यूजन है, ये ट्रिपल फ्यूजन क्या काम करता है? ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिक संलयन जिसको हम कह रहे हैं, दो ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन जो भ्रूणपोष है उस भ्रूणपोष की वृद्धि और निर्माण के लिए एक स्टिम्युलेशन का काम करता है, यानी कि उसे स्टिम्युलस करने का काम करता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसी से अगर अन्य कुछ बिंदुओं को हम देखें जो डबल फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं, तो जब ट्रिपल ये फ्यूजन होता है तो इससे क्या होगा, भ्रूणपोष बनेगा और भ्रूणपोष में खाद्य पदार्थ संचित हैं और ये खाद्य पदार्थ किस काम आएंगे, जो एम्ब्रियो के पोषण के लिए जितनी आवश्यकताएं होंगी ये स्टोर्ड फूड उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगली बात, जो विएबिलिटी होती है यानी कि जीर्ण क्षमता जो होती है वो बीज निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बीज निर्माण के लिए आवश्यक होने के लिए यानी कि क्या जरूरी है, द्विनिषेचन होना जरूरी है। उस बीज को वेएबल बनाने के लिए या वेएबल बीज के बनने के लिए द्विनिषेचन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेएबल को बोलते हैं जीवनक्षम। ठीक है, अगली बात करें। अगली बात यह है कि जो मोस्टली जाइगोट्स होते हैं उनमें डिवीजन कब होता है? डिवीजन तब होता है जब भ्रूणपोष का निर्माण शुरू हो जाता है। आप चाहे इस बात को ऐसे पढ़ लें और चाहे आप इस बात को ऐसे पढ़ लें, जैसे आपको समझ में आए। आप लगभग दोनों बिंदु क्या है, एक से ही है ये। तो ये है द्विनिषेचन का महत्व। तो बहुत सिंपली समझाने की कोशिश की जिससे कि समझ में आ जाए। तो आप देख लीजिएगा, पूरी अपेक्षा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर बायोलॉजी स्पेसिफिक कई क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को ऑलमोस्ट ऐड करने की कोशिश की है। तो अगले कंटेंट के साथ फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।